अरे अब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। तो मैंने आपको बताया था शायद महाजनपद काल पूरा हो गया था अपना। महाजनपद काल। अब मैं आपको इस टॉपिक के पूरे होने के बाद काम काम की चीजें ही पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि आरएस के एग्जाम आ गई है। अच्छा, ऐसा ही क्यों हो क्या? अच्छा कि आरएस वाले कितने हाथ खड़े करो? आरएस वाले, ओनली आरएस। ओके। और एसआई वाले? ओके। ओके, चलिए, चूंकि दोनों का सिलेबस सेम है, अब मेरी बात सुन लो। तो मैं थोड़ा बैक से लेके आ रहा हूं, चूंकि एसआई की स्टूडेंट की संख्या ज्यादा, वरना तो मैं हेडिंग डाल देता मौर्य काल। लेकिन अपना चूंकि ये कंप्लीट हो गया। इनकी संख्या कितनी दोस्तों? इनमें से दो महाजनपद जो थे वो प्रमुखता में रहे, और उनमें से टक्कर जो थी वो दो महाजनपदों में थी, एक मगध और दूसरा अवंती। इन दोनों महाजनपदों में टक्कर रही, और जीत किसकी हुई लास्ट में? मगध के। तो ऐसा क्यों हुआ बताओ? ऐसा क्यों हुआ? यार आई फ्लू हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, और लाइट से बहुत ज्यादा फोकस आ रहा है। ओके, चलो। ओके ओके। अरे छोरो, अरे सुधर जाओ। तो मैंने बताया आपको कि दोस्तों, मगध का उत्थान होने के पीछे क्या कारण है, ये दो पांच बातें जो हैं वो सुन ले। मैं अभी क्वेश्चंस दो तीन आए हुए आपको पूछूंगा, और आप उनके जवाब भी देंगे। मगध ही क्यों वर्चस्व की स्थिति में आया? कहने का अर्थ ये है, इतने सारे महाजनपद थे, उनमें दो महाजनपदों में टक्कर रही। कौन कौन से में? मगध और, सबसे पहले अवंती ने अस्मक पर कब्जा कर लिया, मगध ने अंग पर कब्जा कर लिया। अरे बावली, इसके बाद में मगध ने वज्जी संघ पर कब्जा कर लिया, मल पर कब्जा कर लिया, कौशल को जीत लिया। इधर अवंती ने राजस्थान के मत्स्य पर कब्जा कर लिया, सोरसेन को जीत लिया, कुरु को जीत लिया, गांधार को जीत लिया, और कंबोज को जीत लिया। ऐसा लग रहा था कि इतने बड़े क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाला अवंती पावरफुल बन गया था, और मगध जो था वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। दोनों में टक्कर थी। इस समय अवंती की राजधानी महिष्मती थी। महिष्मती, इसलिए महिष्मती पूरे अफगानिस्तान से लेकर के और दक्षिण भारत तक जीत चुका था। ऐसा लग रहा था कि अवंती पूरे भारत पर राज करेगा, लेकिन अचानक मगध का उत्थान हुआ, मगध ने अवंती को हराया, और पूरे भारत पर मगध का साम्राज्य स्थापित हुआ। तो मगध के उत्थान के पीछे कारण क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ आपके आरएस प्री में, तो वो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप सही उत्तर देना।
तो जैसे क्वेश्चन है कि मगध का उत्थान या मगध की सर्वश्रेष्ठता के पीछे के कारण क्या थे, मैं कारण दे रहा हूं आपको, आप लोग सोचिएगा किन कारणों से मगध का उत्थान हुआ। तो कारण नंबर 1, मगध में लोहे की उपस्थिति, लोह प्राप्ति। दूसरा, कोयले की प्राप्ति। तीसरा, हाथियों की प्राप्ति। चौथा, रोपाई वाले चावल तकनीक का विकास। पांचवा, राजनीतिक। शक्तिशाली राजनीति। ऑप्शन ए केवल 5, बी 1 और 5, सी 1, 3, 4, 5 और डी 1, 2, 3, 4, 5। सी, डी। ए वाले कोई नहीं। बी वाले 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जने। सी वाले उत्तरी की 1/4 क्लास। और डी वाले बाकी किधर हो? अच्छा, पता ही नहीं है। ओके, इसका सही उत्तर है सी। क्यों? क्योंकि कोयले की फैक्ट्रियां उस जमाने में शुरू नहीं हुई थी, इसलिए कोयला मिल भी गया तो क्या फर्क पड़ गया बताओ। क्योंकि ये कोयला जो है, पत्थर का कोयला जिसको हम बोलते हैं, ये जलाना संभव नहीं था। मिल तो गया था लेकिन जलाना संभव नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, लोहे की प्राप्ति से खेती में बदलाव आया, लड़ाई में बदलाव आया, लेकिन लोहा तो अवंती में भी खूब था, इसलिए दोनों जगह लोहा मिला, इसलिए इससे खास फर्क नहीं पड़ा। कोयले से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। हाँ, हाथी जो थे वो सिर्फ मगध में ही थे, उड़ीसा में मिलते थे हाथी, वो मगध में थे। तो एक ये भी था। एक रोपाई वाली चावल की तकनीक, मतलब पहले चावल को खेतों में छिड़क करके और चावल पैदा किया जाता था, उससे उपज कम होती थी। बाद में चावल को थोड़ी सी दूर में छिड़क करके और पौध तैयार कर ली, और जैसे बारिश हुई और गिल्ले खेत के अंदर चावल के पौधे को रोपना, जैसे अपन बाजरे की रोपाई करते हैं। अरे बावलो, जिनके खेत है उनको तो पता है कि जब खेत में हम हल से बाजरा उगाते हैं और फिर किसी एक भाग में बाजरा कम रह जाता है, बारिश के समय जहां ज्यादा बाजरा होता है वहां से उखाड़ कर, ऊपर से तोड़कर, ऊपर वाला हिस्सा फेंक कर और जड़ें लगाते हैं कि नहीं? फिर काहे को मना कर रहे थे? इसका मतलब जिन्होंने मना किया, इसका मतलब वो वास्तव में उनके खेत है ही नहीं। तो समझ गए? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे प्याज की पौध एक जगह होती है, फिर उसको रोपाई के माध्यम से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं, यही तकनीक है। उत्पादन 2.5 गुना बढ़ गया, ये मगध वालों के पास थी। और हाथियों की प्राप्ति से सेना की ताकत बढ़ी, क्योंकि पहले छोटे छोटे जो किले होते थे, उन किलों को हाथी आराम से तोड़ लेते थे। तो और फिर इस चावल से उत्पादन बढ़ा, राज्य को टैक्स देना संभव हो गया, उत्पादन बढ़ा,
राज्य को टैक्स देना संभव हो गया और फिर शक्तिशाली शासक जो थे वो मगध में आए। तो ये 5 कारण है। ओके, कौन कौन से आए मगध में? तो मगध के उत्थान के पीछे, मगध का उत्थान करने के पीछे 4 राजवंशों का हाथ रहा। सबसे पहला कौन सा राजवंश? हर्यक, हर्यक वंश। हर्यक वंश में शासक सबसे पहला बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार। और बिंबिसार ने बड़ा चालाक था ये। इसने एक तो जो राजगृह था, राजगृह की सुरक्षा दीवार बनवाई। बड़ा समझदार था, दीवार बनवाई। वैसे भी राजगृह जो था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ियों से सुरक्षित। तो एक ये भी कारण था। फिर ये बड़ा समझदार था या बदमाश था, दोनों मान लो। इसने सबसे पहले अंग पर विजय प्राप्त की, अंग को जीत लिया। अंग कहा? चंपा, चंपा वाला अंग जीत लिया। फिर दोस्तों इसने जो वज्जी संघ था, उस वज्जी संघ का राजा था चेटक। उस चेटक को कहा कि आक्रमण करूंगा या रिश्तेदारी कर दे। तो चेटक ने कहा कि चल मेरी बहन चेलना का ब्याह कर देता हूं। चेलना से विवाह किया। फिर बिंबिसार ने कौशल राज्य पर आक्रमण किया। अब कौशल का राजा था प्रसेनजीत। कौन था? प्रसेनजीत। ध्यान है क्या? प्रसेनजीत हार गया। ने हार कर कहा कि बता क्या क्या ले जाएगा? बोले एक तो तेरी बहन, नाम था महाकोसला, का विवाह किया गया। फिर विवाह करते ही बोला मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि तेरी बहन का विवाह कर देना, दहेज में भी कुछ दे। और दहेज में इसने काशी प्राप्त किया। काशी जो कि पहले एक महाजनपद है, मैंने बताया आपको। उस महाजनपद पर कौशल ने अधिकार कर लिया था। तो कौशल महाजनपद ने जिस काशी महाजनपद पर अधिकार कर लिया था, इसने आक्रमण कर प्रसेनजीत को हराया, उसकी बहन के साथ विवाह किया और दहेज में काशी प्राप्त कर लिया। तो कुल मिला के आप एक बात समझ सकते हो कि पहली बार मगध के उत्थान का विकास किसने शुरू किया और एंड करेगा अशोक, कलिंग पर आक्रमण करके। तो वो एंडिंग बिंदु होगा। तो बिंबिसार जो है वो शुरुआत कर रहा है। ओके, अब इसकी यदि तुम मानचित्र में यदि देखने की कोशिश करो, क्या हुआ मैडम, आज आपको बड़ी हंसी फूट रही है? कुछ विशेष कारण तो नहीं है ना? अजीब, वो जा नहीं रहे, उनको प्यारे बच्चों, एक्चुअली उन्हें पता नहीं था कि इतिहास ऐसा होता है, इसलिए। देखो जी, हर किसी को ऐसा इतिहास नहीं तो अपना इतिहास बनाने की छूट है। वो अपना इतिहास बनाएंगे पढ़ लिख करके, पढ़ लिख करके। खैर, आगे बात करें। मैं बता रहा था कि मगध जो है उसने चारों ओर दिग्विजय की नीति अपनाए। एग्जाम्पल, वज्जी संघ ऊपर है क्या? उत्तर में
मैप में बताया था, देख लो बोले। वज्जी संघ है क्या ऊपर, और पूर्व दिशा में कौन है, और पश्चिम दिशा में कौन है, बताओ। कौशल और काशी। उसने चारों ओर जीतने की नीति अपनाई है क्या। दक्षिण में आदिवासी है, कोई राज्य है नहीं। वज्जी को भी हरा करके संधि कर ली, अंग को खा गया और काशी को भी खा गया, कौशल को भी पराजित कर दिया, वज्जी को भी पराजित कर दिया। तो नीति सफल है असफल। ओके, अब दोस्तों इसका बेटा, किसका बेटा, बिंबिसार का बेटा, नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु भी विजेता। अजात शत्रु वज्जी संघ को जीतना चाहता है, बहाने ढूंढ रहा है। इसलिए इसने क्या किया कि वज्जी संघ में मैंने बताया था कि 8 गणराज्य थे, बताया था क्या। अजात शत्रु गौतम बुद्ध से पूछता है कि हे गौतम बुद्ध, मैं तेरा शिष्य हूं। गौतम बुद्ध खुश हो गए कि बहुत बढ़िया, तेरा जैसा राजा मेरा शिष्य, अच्छा लग रहा है। लेकिन अजात शत्रु ने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन क्यों, क्योंकि मैं, आप वज्जी संघ में वैशाली जाके आए हो, आम्रपाली से मिलके आ रहे हो, बोले हाँ। चेटक से भी मिलके आए, बोले हाँ। तो अब मुझे बताओ, मैं तुम्हारा शिष्य, तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, कसम है तुम्हें तुम्हारे धर्म की, गलत उत्तर नहीं दोगे और जानबूझ करके उत्तर जानते हुए चुप भी नहीं रहोगे। बोले नहीं रहूंगा। तो बताओ वज्जी संघ को मैं पराजित कैसे करूं, कमजोरी बताओ उसकी। गौतम बुद्ध सोच में पड़ गए, करूं तो क्या करूं। लेकिन चूंकि वचन दिया था कि मैं जानते हुए चुप नहीं रहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। गौतम बुद्ध ने बताया, रहे सुन, जहां संगठित ताकत होती है उस ताकत को गिराने के लिए एक ही तरीका है, फूट। 8 गणराज्य हैं, फूट डाल दे। इसने गौतम बुद्ध की फूट डालने की सलाह मान ली, की सलाह मानी। दोनों में टकराव था और अजातशत्रु ने अपना मंत्री वस्कार, आपकी किताबों में लिखा मिलता है वत्सकार, सही नाम है वस्कार, को समझाया, वस्कार तुझे मैं निकालूंगा, तूर में एक है। बोले हाँ एक है, गहरी दोस्ती है, लेकिन हमें ड्रामा करना है। वस्कार ने कहा कि बताओ। और दोनों ने मिलकर के प्लानिंग की और एक दिन बड़े दरबार में अजातशत्रु को गुस्सा आ गया। वस्कार को बाल पकड़ करके लात मार करके दरबार से बाहर निकाला कि हरामी, तेरी वजह से मैं मगध को कमजोर कर बैठा, तू तो जासूस है, तू वज्जी संघ वालों को सूचना देता है मेरे राज्य की, हरामखोर, तेरे जैसा, निकल जा। और उसको लात मार करके वस्कार को निकाल दिया। चूंकि गुप्तचरों द्वारा यह सूचना वज्जी संघ के पास पहुंची, चेटक के पास पहुंची, चेटक ने इसको अपने पास बुलाया, बुला जा। वस्कार को बहुत गुस्सा था कि हरामी है वो अजातशत्रु, उसके राज मैं जानता हूं, मैं बताऊंगा आपको उसे कैसे कमजोर करना। बोले तू आना और मंत्री बन जाना। इसलिए इसने, वस्कार ने वैशाली का मंत्री पद स्वीकार कर लिया। ये वैशाली गया और वैशाली जाने के बाद इसने मंत्री पद स्वीकार कर लिया। अब वैशाली में ये चेटक का मंत्री बन गया। अब चूंकि गुप्त रूप से काम करना था, चेटक को चढ़ाना और बाकी सबको गिराना। 8 के 8 में फूट डाल दी टाइम रहते। और जब आपस में सबकी स्थिति खिंचाव वाली हो गई, तलवारें हाथ में आ गई, तब इसने अपने मालिक अजातशत्रु को संदेश भेजा कि मालिक आ जाओ, मौका ठीक है, चौका मार दो। सेना तैयार थी और तभी सेना लेकर के, सेना के साथ अजातशत्रु ने आक्रमण किया। ने 2 विशेष उपकरण लेके गया था। एक का नाम था रथ मुसल। रथ के इस प्रकार से मोटी लकड़ियों के बंडल बांधना जो
दुश्मन की सेना को उन लकड़ियों के प्रहार से मार देते थे, रथ मुसल। और ये वास्तव में लकड़ी फेंकने का उपकरण था, ये दुर्ग तोड़ने का काम करता था, दुर्ग तोड़ने वाला यंत्र। और ये लेकर के गया और रथ मुसल की सहायता से वैशाली जीत लिया और वज्जी संघ को मिला लिया, किसमें? मगध में। तो ये इसकी महान उपलब्धि थी, मगध में मिलाया। अब आप लोग परवाह मत करना इस बात की। दूसरा नंबर इसने कौशल का लिया, कौशल का राजा प्रसेन होता है। ओके।